बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर लाइव। सबसे पहले मैं अपने जो टॉपिक है उसके बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रीम इट, बिलीव इट एंड बिल्ड इट। मेरा नाम सैयद मुअज़्ज़म अली है और मैं द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात में बतौर हेड ऑफ मार्केटिंग काम कर रहा हूँ। और आज के लिए मैं आपका होस्ट हूँ, एज अ वॉलंटियर होस्ट। अपनी यूथ के लिए हम लोग ये टॉपिक लेकर आए हैं और हम हर फ्राइडे को एक टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वी आर वेरी मच ऑनर्ड, वी आर प्रिविलेज्ड कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन फॉर्मली इसलिए करवाना चाहता हूँ तफसील से, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, जो ऑडियंस, जो यूथ हमें सुन रही है, वो कम से कम हमारे टॉपिक की इंपॉर्टेंस, हमारे स्पीकर की इंपॉर्टेंस को जान सके और इस सेशन से जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो ले सकें। Dr. Sadakat Ali is a graduate from Dow Medical College, Karachi, and he's a renowned professional in the field of addiction psychiatry. He has a background of getting trained at Hazelden and Vital Smarts, USA. Dr. Sadakat Ali is the project director of Willing Ways Pakistan and Sadakat Clinic Private Limited. Dr. Sadakat's name was included in the International Who is Who Directory of Professionals, which was the first ever distinction of any Pakistani doctor, mashallah. And he bravely took the responsibility of making public aware that addiction is very much treatable at any stage. So we welcome you, Dr. Sadakat Ali. कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कोरोना की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक जो चल रही है, हम सोच रहे हैं कि हम लोग एक इनिशिएटिव लेंगे जिसपे हम लोग पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और यूथ को लर्निंग अपॉर्चुनिटी दें। तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिसमें हमारी यूथ के लिए एक लर्निंग, एक वो जिसे कहते हैं ना एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी उनके लिए एट द सेम टाइम होगी। तो मैं कुछ जानना चाहता हूं कि कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, बचपन के बारे में बताएं, ताकि हम ऑडियंस को साथ लेके चल सकें। ओवर टू यू सर। मेरा कुछ तारुफ तो आप करवा चुके हैं और मैं 68 इयर्स एज है मेरी और माशाल्लाह पिछले 50 साल से मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं 7 डेज ए वीक काम करता हूँ। अल्लाह ने बहुत अच्छी सेहत दी है और मैं हर काम हर रोज करता हूँ। यानी मैं तफरी भी रोजाना करता हूँ और अपनी हेल्थ का ख्याल, काम काज, रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों का मैं हर रोज़ ख्याल रखता हूँ। हर रोज़ मैं नींद भी पूरी करता हूँ 8 से 9 घंटे और एक्सरसाइज भी करता हूँ। जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, ये मेरा मोटो है। और मेरे बहुत से दोस्त हैं, खासतौर पर ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं बहुत यंगर एज ग्रुप के हैं, कि हमारे यहाँ जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो फिर दोस्ती के काबिल नहीं रहते, वो तो दिल छोड़ बैठे होते हैं, दुनिया छोड़ बैठे होते हैं। तो मेरे दोस्तों की जो एवरेज एज है वो 35 से 40 तक के लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं और अपनी अपनी जिंदगी में बड़े कामयाब लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। तो ये मेरा हॉलमार्क है, ये अपनी हॉबी है कि दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, ज़्यादातर टेलीफोन पे या फिर कभी कभी बिल मुशाफा। लेकिन ये कोविड के दिनों में तो जाहिर है मिलना जुलना थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर आजकल जो ये कोरोना की सिचुएशन है, पेंडेमिक चल रही है और इसमें ज़ाहिर बात है कि हम लोग लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तो उसमें आप हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह से मोटिवेटेड रहें और किस तरह से उनका मोराल जो है वो हाई रहे, वो किस तरह डिप्रेशन से जो है अपने आप को बचा सकते हैं? पहली चीज जो कोविड से जुड़ी हुई है, कोरोना के मसले से, वो खौफ है। और वो खौफ आता है ना जानने से, जब हमें पता नहीं होता और हम एक दूसरे से बुरी बुरी खबरें सुन के और टेलीविजन पे जो टिकर चलता रहता है कि कोविड हो गया, और फिर जो सेलिब्रिटीज को कोविड होता है या उनकी जान जाती है कोरोना से, तो उसकी इम्पैक्ट एक बंदे की डेथ जितनी नहीं होती, बल्कि जितनी बड़ी सेलिब्रिटी होगी उतना बड़ा खौफ या स्केयर उससे फैलेगा। खास तौर पर चंद डॉक्टर्स को भी जान से हाथ धोना पड़े तो उसका इम्पैक्ट डॉक्टर्स कम्युनिटी पे बहुत पड़ा। और कि वो बहुत घबरा के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगे। हल है इसका जानना। जब आप किसी चीज को नहीं जानते तो
उसमें खौफ होता है। जैसे आप और मैं बचपन में छत पे रात को जाने से घबराते थे कि अरे वहाँ क्या है, वहाँ कुछ भी नहीं होता था, और उस कुछ भी नहीं से हमें डर लगता था। सिर्फ दिल दिल में डर बैठा होता था हमारे। पता नहीं वो अंधेरे में क्या होगा। तो अगर हम कोविड के बारे में जान लें कि ये एक वायरस है, बुनियादी बुनियादी बातें मैं बताऊंगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो आधा जिंदा और आधा मुर्दा है, हम्म। और उसमें जान पड़ती है जब वो इंसान के अंदर जिस्म में जाके इंसान के साथ मिली भगत करता है। एक्सीलेंट, और बिल्कुल सही। उसके बाद वो एक धड़ाधड़ प्रोलिफरेशन उसकी होना शुरू हो जाती है, 2 से 4 और 4 से 8 का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिम्टम्स होते हैं, और वो सिम्टम्स ये दूसरों तक बीमारी पहुंचाने का बायस बनते हैं। यानी जो हमारे फेफड़ों में से कोई रेशा या इस तरह की चीज बाहर निकलती है, तो वो दूसरों तक पहुंचती है। तो सब लोग इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं चंद हकाइक बताना चाहता हूँ कि ये जो जरूर। स्टूडेंट्स हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है ये कोरोना की बीमारी से। क्योंकि यंग लोग हैं, एज के एतबार से ये कोई 18 से 25 के दरमियान होते हैं, और इस उम्र के लोगों में इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, अगर वो इसे बहुत ज़्यादा ख़राब ना कर लें, तो नॉर्मली इस उम्र में बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो सिगरेट पीने से ख़राब हो सकती है, ट्रू। रातों को देर तक जागने से ख़राब हो सकती है, बिल्कुल। और गलत गज़ा खाने से ख़राब हो सकती है, ड्रग्स करने से ख़राब हो सकती है। एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट जिसे 20, 21, 22 साल का आप तसव्वुर करें, तो वो ज़्यादातर उस कैटेगरी में फॉल करता है कि जिसे कोरोना का अटैक हो और उसको पता भी ना चले वो, और उसको पसपा कर दे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। दो स्ट्रेटजीज हैं जो बुनियादी तौर पर हम तमाम लोगों के लिए लाजिम है कोरोना के बारे में हम अपनाएं। एक स्ट्रेटजी है कि हम कोरोना से बच जाएं, ट्रू। यानी बिल्कुल। कोरोना का हमला हमारे ऊपर ना हो, और हम मास्क पहन के या अपने हाथों को बार बार धो के या अपने आप को तखलिए में रख के, आइसोलेशन में रख के, तो इससे बच जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम मुकम्मल तखलिए में चले जाएं और जिंदगी को त्याग दें और कामकाज ना करें और ड्यूटी पे ना जाएं। तो हमें कामकाज करने के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है। तो फिर दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि हम इससे लड़ने के लिए तैयारी जारी रखें। ट्रू। यानी जबरदस्त। दो स्ट्रेटजीज है जिसमें 20% आप समझे आपने अपनी एनर्जीज वक्फ करनी है कि इससे बच जाए, बच्चा, बिल्कुल एट्टी बिल्कुल। परसेंट एनर्जीज आपने वक्फ करनी है कि आप इसके मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल तो ठीक है। पहले स्ट्रेटजी है कि बच जाए, और आपको जबरदस्त। उसमें चंद दिन तखलिए में मिल जाते हैं, आइसोलेशन में मिल जाते हैं कि आप महफूज रहते हुए अपने दुश्मन के खिलाफ एक हिकमत अमली बना लेते हैं। और आप अपने घर में फर्ज करें 1 महीना रहते हैं, अगर आप 20 साल के हैं या 40 साल के हैं या 60 साल जी। के हैं, तो 1 महीना अगर आप अपने घर में रहते हैं, तो इस दौरान आप कोरोना के ना सिर्फ हमले से महफूज रहते हैं, बल्कि आप चाहें तो आप अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा सकते हैं कि अगर कोरोना का हमला हो तो आपका वो कुछ ना बिगाड़ सके। एक्सीलेंट। और ये बात कहना हमारे लिए मुमकिन हो जाए कि अगर मुझ पे कोरोना का हमला हुआ तो मैं बखूबी उससे निपट लूंगा। एक्चुअली हमारा मुआशरा दो चीज़ों पे थ्राइव करता है, और वो दो चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मुआशरा उनको प्रोपेगेट करता है, शायद जी। मुआशरे को या जो सोर्सेज इसको प्रोपेगेट करती हैं उनको फ़ायदा होता होगा। बिल्कुल। एक पहलू जिससे कि हमें बचपन से ही आगाह कर दिया जाता है और बार बार ध्यान हमारा इस तरफ दिलाया जाता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होना चाहिए। आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा यकीन नहीं होना चाहिए कि आप कर गुजरेंगे। आप इसलिए टेंटेटिव बात करें, आप ये दावे से ना कहें कि मैं ये कर गुजरूंगा। तो बिल्कुल। हमारा मुआशरा इसको कल्चर के हवाले से, मज़हब के हवाले से इस चीज़ को बहुत रीइंफोर्स करता है बार बार कि बिल्कुल ऐसे। आपको किसी चीज़ के बारे में कोई बात दावे से कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मामूली चीज़ हो। आपको बीच में कोई ना कोई साबका लाहका ऐसा लगाने की ज़रूरत है कि जिससे लगे कि आपको पूरा यकीन नहीं है ट्रू। और आपकी ज़ात पूरी तरह से उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है।
बिल्कुल सही। दूसरा पहलू जो हमारे माशरे में है वो है खौफ की स्ट्रेटजी, कि हमें दुरुस्त रखने के लिए या हम दूसरों को दुरुस्त रखने के लिए खौफ की हिकमत अमली अपनाएं। बिल्कुल हम ऐसे। किसी को बताएं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी ऐसी तैसी। और हमें लगता है कि ये मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है ये कोई बहुत अच्छी पॉलिसी है, और ये भी हमारे माशरे में एस्टेब्लिश पॉलिसी है कि हमें डरना चाहिए। एक हमें अनश्योर होना चाहिए और एक हमें डरना चाहिए। ये दोनों बातों ने मिलके हमारा काफी बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल सवाल है बिल्कुल। कि मैं अगर किसी नौजवान से पूछता हूँ कि आपका अगर वास्ता कोरोना से पड़ जाए हम्म। तो क्या होगा, तो आपके ख्याल में वो ज्यादातर क्या जवाब देता बस वो घबरा जाता है, इतनी डर की कैफियत बन जाती है कि वो मतलब इज वेरी अनश्योर कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। है? 99% चांसेस ये होते हैं किसी नौजवान के हवाले से कि अगर उस पर कोरोना का हमला होगा तो 99% चांसेस हैं कि उसको कोई खास तकलीफ नहीं होगी, हम्म। उसको मामूली सिम्टम्स होंगे। अस्सी जी। फीसद इम्कान है कि उसको सिम्टम्स ही नहीं होंगे। सिम्टम्स ही नहीं होंगे, बिल्कुल बारह ऐसे। फीसद इम्कान है बहुत मामूली फ्लू जैसे सिम्टम्स होंगे। हम्म। 4% इम्कान है कि उसको तेज बुखार और सांस में रुकावट होगी। हम्म। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि 92% लोग या तो सिम्टम्स एक्सपीरियंस ही नहीं करते, हम्म। या फिर वो 12% लोग हैं बीच में से जो मामूली सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जी। तो अ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 100 नौजवान ला दीजिए जो श्योर हों हम्म। और बगैर किसी खौफ के ये बात कह सके कि हम्म। अगर कोरोना से उनका वास्ता पड़ा तो नो प्रॉब्लम, वो हम्म। बखूबी इस मामले से निपट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या आप ऐसे 100 नौजवान ढूंढ के मुझे दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो ऐसे ही आ सकती है जी। कि आपके मुआशरे में जो लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जो कोरोना का मुकाबला साइंटिफिक हम्म। इवेल्युएशन के मुताबिक बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, जिन्हें हम्म। 80% कहा जाता है और फिर 12% मामूली सिम्टम्स के साथ, तो जी। यही वो लोग हैं जो वॉलंटियर कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे प्रोग्राम अब चल रहे हैं जी। 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 यूरोपियन ममालिक में कि जहां वो ऐसे वॉलंटियर्स को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इस एज क्वारंटीन, ग्रुप के। जी। एज ग्रुप के या जिनका स्कोर बनता है कोरोना से निपटने का, ये भी एक हम्म। स्कोर होता है। हर बंदे हम्म। का एक स्कोर होता है। अगर किसी हम्म। बंदे की उम्र 70 साल है और उसको डायबिटीज है और उसको ब्लड प्रेशर है और उसको स्ट्रेस भी बहुत रहती है, तो समझें हम्म। उसका स्कोर बहुत दुबला है। और बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बंदा 30-35 साल की उम्र का है और एथलेटिक है और रोजाना कोई 1 घंटा वॉक करता है और खाना हम्म। पीना सही खाता है और लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता, तो ऐसे बंदे को कोरोना से घबराने की वैसे ही कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। और कोई भी बंदा ये शराइत पूरी कर सकता है। यानी बिल्कुल। आप समझे कि महासभा चंद लोगों के जैसे एक बहुत ही बड़ी उम्र के लोग, 80-85 जी। की उम्र के लोग या मोटापे का शिकार लोग, जी। 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 डायबिटीज है खास तौर पर। लेकिन हम्म। अगर डायबिटीज लोग कंट्रोल कर लेंगे तो उनका फिर हाल वही होगा जैसा कि गैर डायबिटीज के लोगों का है, कि वो वेरी ट्रू। कोरोना से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं नौजवानों को ये बात कहना चाहूंगा कि आज से वो श्योर होना शुरू हो जाएगा, वो श्योर होना एक्सेलेंट। शुरू, यानी जब वो कोई कहे कि मैं ये काम करूंगा तो उन्हें इस अंदाज में ये बात करनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम करूंगा। हम्म। उन्हें इसमें बीच में कोई आगे पीछे लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं। अगर बिल्कुल। से अल्लाह तौफीक देता है कोई काम करने ट्रू, वेरी ट्रू। की या नहीं देता, तो हम्म। वो तो तयशुदा पॉलिसी है, तयशुदा बात है कि अल्लाह हमें तौफीक देता है तो हम कुछ करते हैं। इसको बार बार अपने फिक्रों में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई किसी से वादा करते हैं, खुल के वादा कीजिए। आप बताइए कि आप ये काम करेंगे या बताइए कि आप ये काम नहीं करेंगे। नहीं दूसरी करेंगे। बात यह है कि खौफ से ऑपरेट ना करें, हम्म। क्योंकि खौफ एक्चुअली मोहब्बत का ऑपोजिट है। बिल्कुल। कि हैरत अंगेज तौर पर साइंस ने डिस्कवर किया है हम्म। कि मोहब्बत का जो ऑपोजिट है वो नफरत नहीं है। हम्म। मोहब्बत का ऑपोजिट खौफ है, क्योंकि जिस बहुत दिल खूबसूरत में बात। खौफ आ जाता है उसमें मोहब्बत निकल जाती है। जब ट्रू। हम अपने माँ बाप से डरते हैं या जब हम हुकूमत से डरते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हम मोहब्बत नहीं करते। हम खौफ में तो मुब्तला हो जाते हैं। और इसी तरह फर्ज करें लाल बत्ती के सामने अगर मुझे रुकना है
तो मुझे इन प्रिंसिपल रुकना है। मुझे इस वजह से नहीं रुकना कि मुझे 500 रुपए जुर्माना हो जाएगा या मुझे पकड़ के पुलिस ले जाएगी। मुझे रुकना है इसलिए क्योंकि कानून ऐसा कहता है। इसी तरह जो अच्छे काम होते हैं वो अपना अजर खुद होते हैं। बिल्कुल। और इंसानों के दरमियान अच्छे कामों का लेन देन होता है, क्योंकि जब आपका कोई काम करता है तो आप उसके शुक्रगुजार होते हैं, और फिर वो कोई आपको काम कहे तो आप भी उसका काम करते हैं। और ये इंसानों के दरमियान अज़ल से चला आ रहा है, बार्टर सिस्टम चला आ रहा है। जी, बिल्कुल। तो इसमें भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई हम पे कोई अनायत करता है तो सलामी के कानून के तहत लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहता है कि हम भी फिर उसके साथ जो है बेहतरी के साथ पेश आए। तो ये कोविड का जो मामला है, आपको पता ही है कि जो 5-6 साल का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा होता है, उसको तो वैसे नहीं होता, क्योंकि उसकी तो मॉडल ही नया है, उसकी मशीनरी नहीं है। ये पुराने मॉडल को तंग करने वाली चीजें हैं। असल मसला ये है उन लोगों का जो 60 साल से ऊपर उम्र के हैं और उनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको मोटापा है, उनको और डिफिकल्टी ये चीजें, और वो हैं लोग, कीमती लोग, हमारा असासा, हमारे बुजुर्ग, हमारे ट्रेंड लोग, कि जो अपना ख्याल रखें तो वो कोविड से बच सकते हैं। कोई उनका ख्याल नहीं रख सकता। याद रखिए कि आपका ख्याल आपको खुद रखना पड़ता है, चाहे आप 75 साल के हों। लोग आपका ख्याल उस तरह नहीं रख सकते जिस तरह आप। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, एक्सीलेंट। तो यही बात है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। जो लोग हमें सुन रहे हैं और वो जब इस तरह के व्यू पॉइंट लेते हैं, कम से कम मैं तो श्योर हो गया हूँ, ऑल्दो कि मैं उस एज ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को श्योर फील कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं और फियर को इतने पास नहीं आने देते, तो आई थिंक सो कि कोरोना एक फियर है, तो आप उससे मुकाबला कर सकते हैं। इसमें कोई एरोगेंस की बात नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल दुनिया है। अगर आप इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपका डिस्टिंक्शन आएगा या आपका जीपीए अच्छा आएगा। वो उससे शुबा होता है। मैंने बड़े लाइक फाइक स्टूडेंट्स को देखा है कि इम्तिहान से एक दिन अपने माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं कि मुझे तो सब भूल गया। बिल्कुल, प्रेशर एक होता है उनके ऊपर, डेवलप हो जाता है। ये जो अनश्योर होना है ये हमें सिखाया जाता है, इसमें कोई आजिजी समझी जाती है। ये आजिजी की बड़ी गलत डेफिशिएंसी है, आजिजी की बड़ी गलत डेफिनेशन है। आजिजी ये नहीं होती, आजिजी अल्लाह के सामने होती, इंसानों के सामने आजिजी नहीं होती। इंसानों के सामने इंकसारी होती है। इंकसारी का मतलब है कि आप जो फैक्ट है वो बताएं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात करें। इंसानों के साथ आप जैसे अगर फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ और आप है भी, आप हैंडसम है, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत हैंडसम है, तो आपको इसे इसकी नफी करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल तो बजाय इसके कि नहीं मेरे असल में तो मेरे अब्बा बड़े खूबसूरत थे तो वो बंदा फौरन जो हटाने की कोशिश। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सर। मूविंग ऑन, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। हमारे एक्सेस यंग और यूथ जो है वो कहती है आज हमारा क्लास लेने का मूड नहीं है, और हम लोग जो हैं आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, आज मूड नहीं बन रहा, ये नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव नहीं ले पाते, या उनमें एक वो डिसीजन की पावर जो है ना, वो हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं कि जो हमारी यूथ है आपके इस कमेंट को सुनने के बाद इस काबिल हो कि कम से कम वो अपने डिसीजंस या अपने मूड के ऊपर काबू रख सके। ओवर टू यू सर। ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो काम हमने करने होते हैं तो हम कहते हैं कल कर लेंगे और या परसों कर लेंगे, और पोस्टपोन करना, इम्तिहानों को पोस्टपोन करना, स्टडीज के प्लान को पोस्टपोन करना हम सबकी आदत वेरी ट्रू जी। और इसकी एक वजह बुनियादी ये है कि हम इस चीज में बहुत यकीन रखते हैं कि हम तशरीफ रखें। हम एक दूसरे को भी कहते रहते हैं कि आप तशरीफ रखिए। बिल्कुल। ये जो तशरीफ रखने की आदत जब से इंसान को पड़ी है, पहले इंसान तशरीफ नहीं रखता था जी, बल्कि वो सुबह से शाम तक चलता फिरता था जंगल के जमाने में, क्योंकि उसका खाना पीना इस बात पे डिपेंड करता था कि अगर वो चले फिरेगा और ढूंढेगा और उसको कहीं कोई फल सब्जी या कोई ऐसी चीज मिल जाएगी तो वो उसे खा लेगा। और उसके लिए ऐसा नहीं था कि मन मसलवा उतरा या उसके घर से किचन से किसी ने आकर तो उसको खाने पीने की चीजें दी। लेकिन फिर जब तहजीब याफ्ता दौर आ गया
तो टेबल कुर्सी का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो हमने तशरीफ को रखना बहुत शुरू कर दिया। बिल्कुल अच्छा दुरुस्त है। अच्छा, सबसे बड़ा मरहला ही इस पे काबू पाना है, क्योंकि जो भी काम हमने करने होते हैं उनमें एक मरहला आता है जब हमें तशरीफ को उठाना पड़ता है। और बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे कि बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक जाना, तो ये तशरीफ पहला उठानी है। दिन की तैयारी का पहला मरहला है कि जब आपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक जाना है, या एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है, या आपने अपने ड्रेसिंग रूम में जाना है। सॉरी। ये जो सुस्ती है चलने फिरने की, इसकी वजह से सारी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। और ये जो दिल नहीं हमारा करता, ये सब ठीक हो जाए अगर स्टूडेंट्स इस चीज को अपनी आदत बना ले कि उन्होंने रोजाना 10,000 कदम जरूर चलना है। जो स्टूडेंट भी जबरदस्त। 10,000 कदम चले, और ये लाजिम है कि वो दिन में एक ही दफा में एक ही गो में 10,000 कदम ना चले। थोड़ा थोड़ा बेहतरीन करके। है कि एक वक्त में वो 500 कदम चले, क्योंकि जब थोड़ा काम होता है, जैसे कोई 500 सफे की किताब आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। वेरी ट्रू। लेकिन 4 सफे का पैम्फलेट अगर आपको दिया जाए तो आप वो खड़े खड़े पढ़ लेंगे। ऐसे तो ही। बेहतरीन यह है कि ऑन दी आवर अगर आप कोई 250 स्टेप कर लें, यानी हर घंटे के बाद अगर आप 2.5 मिनट में 250 स्टेप कर लें, तो आपकी ये जो आदत है कि काम को सुस्ती में डालना, आज के काम को कल में डालना, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा कि उठ के क्लासरूम में जाना और फिर ट्रू। वहां तवज्जो देना और अपना होमवर्क करना, फिर चीजों को इनिशिएट करना, यानी वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ये एक एग्जेक्टिव स्किल है जो कि स्टूडेंट्स को जबरदस्त। सीखनी चाहिए, टीनेजर्स को सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एग्जेक्टिव स्किल्स हैं जिनके लिए हमारे ब्रेन में बंदोबस्त है, और ये बंदोबस्त 11 साल की उम्र में पूरा हो जाता है। यानी जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, 12 एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, बिल्कुल। कि जो एग्जेक्टिव्स के काम आने वाली स्किल्स हैं, वो 11 साल की उम्र में हमारे दिमाग में उससे रेलेवेंट अपरेटस बिल्कुल मुकम्मल हो चुका होता है। और फिर हम उसको पड़ा रहने देते हैं, जंगलूद होने देते हैं, और फिर 25-30 साल की उम्र में जब घर वाले मजबूर करते हैं कि जाओ जाके कोई काम काज करो, तो फिर हम काम काज पे आमादा होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्टूडेंट्स में प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती का शिकार है, या उनका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, जो कि एवरी डे होता है, और उनको कहीं के कैफेटेरिया में चाय पार्टी है तो उसके ऊपर उनका दिल फौरन करता है, कोई डेट मारनी हो तो उसके ऊपर दिल फौरन करता है, जी जी जी। लेकिन जो केमिस्ट्री पढ़नी है या फिजिक्स पढ़नी है तो फिर ये फिर कभी कर लेंगे। तो इसका हल पैदल चलने में है कि अगर कोई बंदा एक्सेलेंट। आदत डाल ले कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चले फिरे, तो फिर उसकी सुस्तियां सारी दूर हो जाएंगी। एक्सीलेंट। मेरे लिए तो आज के शो की ये टेक अवे होगी कि इससे मैं खुद, बल्कि मैं अपने आप को भी साथ ही साथ, जैसे मैं आपसे जैसे बात करता जा रहा हूँ तो मैं साथ अपना एनालिसिस भी करता जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ी वो शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई तशरीफ उठाने पे ही सारे काम जो हैं वो आपके इनिशिएट हो सकते हैं। सर एक बड़ी एक और बात एक ये मैं आपको बताऊं जी कि पढ़ने को सुबह दिल नहीं करता, तो उसकी वजह यह है कि रात को सोए बहुत देर से। जी 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 ये जी जी नींद बिल्कुल। पूरी नहीं है तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप चाय कॉफी पी के अपने आप को बड़ी मजबूर, आर्टिफिशियल वे में। आर्टिफिशियल वे में मजबूर करते हैं, तो वो बात नहीं बनती। ये जल्दी सोना ही पड़ेगा। ये जो मॉडर्न लाइफ का तोहफा है ना, रोशनी, जी जिसकी जी जी वजह जी। से हमें गुमान होता है कि रात अभी नहीं हुई, इससे हमारे जिस्म का एक हार्मोन काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये जी हार्मोन जबरदस्त। रोशनी और अंधेरे के हवाले से पैदा होता है। अगर हम अपने रोशनी और अंधेरे सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें, जी। तो मेलाटोनिन बहुत अच्छे तरीके से पैदा हो गया हार्मोन, और हमें वाह। खुद ब खुद वक्त पे नींद आएगी और सुबह खुद ब खुद नींद खुलेगी। सबसे बड़ा मसला, मसला नंबर 1 ये है कि रात को सोने को दिल नहीं करता, और मसला नंबर 2 ये है कि सुबह उठने को दिल नहीं बिल्कुल। बहुत बड़ा मसला आजकल स्पेशली। जी। सो थैंक यू, व्हाट अ ग्रेट इनसाइट। अच्छा सर, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और मुझे आपके टाइम का भी साथ के साथ एहसास है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि ये बातें खत्म हो, क्योंकि इतनी बेनिफिशियल बातें हैं कि मुझे अपने लिए सीख मिल रही है, और आई एम वेरी श्योर कि जो यूथ है उसको इससे बहुत सीख मिल रही होगी।
अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ड्रग एडिक्शन जो है आजकल की सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है। ऑल्दो कि यूएमटी जो है इज़ अ ड्रग फ्री जोन, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि आसपास छोटी उम्र के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने आप को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम कैसे अपने आप को इस चीज़ से निकालने में अपने आप को पुश कर सकते हैं, या कैसे हम डायरेक्शन ले सकते हैं, या इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बचने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जरूरत होगी। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो दुनिया में अब यूनिवर्सिटीज अपने आप को ड्रग फ्री बना रही हैं, जी। और इसमें रैंडम टेस्टिंग जो है वो लाजिम उसमें शामिल है कि कंप्यूटर बेस्ड बैलेटिंग के जरिए रोजाना 1% स्टूडेंट का यूरिन चेक किया जाए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। रोजाना 1%। ये एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटियों को नशे से पाक करने के काम आता है, कि रोजाना 1% स्टूडेंट का रैंडम टेस्ट किया जाए और उसके नताइज पे फिर आगे हिकमत अमली बनाई जाए। और रोजाना एक उस्ताद, एक टीचर वॉलेंटियर करे अपने आप को यूरिन टेस्टिंग के लिए। ये टीचर्स की एक्सेलेंट। बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। टीचर वॉलेंटियर करें, रोजाना एक टीचर वॉलेंटियर करे, और जब वॉलेंटियर्स खत्म हो जाए तो फिर मैंडेटरी प्रोग्राम टीचर पे लागू हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स का सिलसिला होता है, चाहिए जाए कि जब तक आप रैंडम यूरिन टेस्टिंग करके उसको एक्सक्लूड ना कर लें, पूरी तरह एरेडिकेट ना कर दें। यूनिवर्सिटीज में आमतौर पर बाहर से लोगों का दाखिला ममनू होता है, और पुलिस भी वहां नहीं जा सकती, लॉ इन्फोर्समेंट भी वहां नहीं हो सकती। और यूनिवर्सिटी में जो ड्रग पुशर्स होते हैं वो अंडर द डिस्गाइज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और वो बिल्कुल, ड्रग पुशर नहीं नजर आते, वो दे लुक लाइक फ्रेंड्स। और मैं बिल्कुल, आपको बताऊं बिल्कुल। कि ये यूएमटी का तो नहीं पता, ऑन एवरेज हमारी जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जी। वहाँ नशा तशवीशनाक हद तक फैला हुआ है। हम्म। और अब ये बात भी थोड़ी समझने की है कि पहले जो तसव्वुर था कि नशा करके कोई गिरता पड़ता हुआ नजर आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसे नशे आ गए हैं कि लोग बड़े चाको चौबंद और चौकस नजर आते हैं, अच्छा। लेकिन वो नशे में होते हैं क्योंकि नशे की और किस्में सामने आ गई हैं। पहले नशे थे जो गुनूदगी पैदा करते थे, अब वो नशे हैं जो अलर्टनेस पैदा करते हैं, जो माइंड अच्छा, चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। नशे हैं जो कि आपको बड़ा इंटेलिजेंट शो करने में मदद देते हैं, अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके नताइज दिमाग के ऊपर बहुत ही बुरे मुरतब होते हैं। अच्छी तरह याद है कि हमारे कॉलेज के ज़माने में स्टूडेंट्स थे जो पढ़ने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, और अपने आप को जगाए रखने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते थे। बाद में हमने देखा कि उन्होंने बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स पाए, और अच्छा। उनकी कामयाबी की तरफ नहीं गई। आपके लिए कोई बहुत ऊंचे दर्जे का टॉपर होना जरूरी नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। एवरेज अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन असल चीज किरदार है। यानी आप अपने आप से मुतमिन हो, आप अपनी इज्जत करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि क्या आप अपनी इज्जत करते हैं। अगर एक्सीलेंट। आपका जवाब हाँ में है तो समझे कि आपने इंसानियत की महराज को छू लिया, आप बहुत तरक्की याफ्ता इंसान है। इफ यू लाइक योर सेल्फ देन देयर इज नोबडी लाइक यू। सर, वो कहते हैं ना कि एक कनेक्शन बन जाता है मेरा, मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करते करते ऐसा कनेक्शन बना है कि मेरा अगला सवाल सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर है। क्योंकि हम जब भी कभी यूथ से बात करते हैं ना, तो मैंने उनको बड़ा डीमोटिवेटेड सा महसूस किया है कि वो मतलब इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र नहीं आते। शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, या अपनी रिस्पेक्ट को जानना, अपने आप को एक्चुअलाइज करना कि मैं एक्चुअल क्या हूँ। इस चीज़ को कैसे बूस्टअप किया जा सकता है? देखिए, मुआशरा हमें सिखाता है कि रिस्पेक्ट वो चीज होती है जो दूसरे आपकी करते हैं। जी, ये बात भी अपनी जगह ठीक है, दूसरे लोग जी, जी। हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो मजा आता है और अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शाम को फिर हमने घर लौटना होता है, दूसरे लोगों से हमने अलग हो जाना होता है, तो फिर जी। हमारे अपने घर के लोग हैं, क्या वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं? और फिर अगर हम उनसे भी तन्हाई में, आइसोलेशन में अपने कमरे में चले जाएं,
और आईने में देखें तो फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या हम खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वंडरफुल। एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को पसंद करते हैं या नहीं करते, इस पे हमारी खुशियों का दारोमदार है। और सेल्फ वंडरफुल। एस्टीम जिसको कहते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, और इसके क्लोज एसोसिएट्स हैं जैसे सेल्फ इमेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये है जिंदगी। लेकिन जिस तरह के बच्चे हम आजकल देखते हैं, डरे हुए, सहमे हुए, जी। और डेगर्स ड्रॉन, पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो रही है, माँ बाप के साथ उनका जो झगड़ा चलता रहता है स्टूडेंट्स का, जी। तो ये चीजें उनको आगे जिंदगी में काफी नुकसान देती हैं। यानी चंद चीजें हैं जो स्टूडेंट्स में जो आगे चल के उनकी सारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करती हैं। उनमें ड्रग्स हैं, उनमें अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको अकम्प्लिस कहा जाएगा, जी। ये अच्छे नहीं है। या टीन एज में जो लव यू मिस यू का खेल है, जी माँ जी बाप जी। से झगड़ा, अपनी इज्जत ना करना, ये 5-6 चीजें हैं जो कि टीन एज में संभालने की जरूरत होती है। जबकि हम उसमें फिक्र में पड़े होते हैं कि हमारे ग्रेड्स कैसे अच्छे आएंगे। ये ग्रेड्स कोई चीज नहीं होती, ये एक आर्टिफिशियल चीज है। ग्रेड्स बिल्कुल ग्रेड्स बिल्कुल चीज नहीं बिल्कुल। होती, असल चीज है कि आपके अंदर एहसास कैसा है, आपको महसूस कैसा आता बिल्कुल है। मैंने देखा है लोगों के बड़े बड़े ग्रेड्स होते हैं लेकिन उसकी खुशी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं होती। लोग बिल्कुल मर्सिडीज बिल्कुल गाड़ी खरीदते हैं, तीसरे दिन जो है वो उन्हें मजा नहीं दे रही होती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो असल से जो अंदर का मजा है ना, वो कुछ 4 केमिकल्स हैं जिनकी फरावानी से पैदा होता है। वो 4 केमिकल्स हैं जो कि बहुत आसानी से तकरीबन मुफ्त में हम अपने जिस्म में पैदा कर अच्छा। सकते हैं। जबरदस्त। कि अगर कोई 10,000 कदम चलता है तो नारकोटिक्स पैदा होंगे और आपको जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ कोई नहीं होगी। अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों के मुताल्लिक पॉजिटिव सोचते हैं और उनके फायदे के काम सोचते हैं, तो आपको सुकून मिलेगा और सेरोटोनिन पैदा होगी। अगर आप दूसरों से रिलेट कर पाते हैं, माँ बाप से, दोस्तों से, दीगर लोगों से अगर आप रिलेट कर पाते हैं, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन पैदा होगी जो प्यार का केमिकल। अगर आप गोल सेटिंग करते हैं और गोल्स को अचीव करते हैं, तो डोपामिन पैदा होगी जो कि जोश का केमिकल है, जो कि जबरदस्त। पगड़े डालने वाली खुशी देता है। तो ये 4 जबरदस्त। केमिकल हैं जिसके लिए अ, अगर आप सादा गज़ा खाएं, वेजिटेरियन हो, गोश्तखोरी छोड़ दें, ज़्यादा गोश्तखोरी में फ़ायदा नहीं है। जी। घर वालों के साथ एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता, दूसरे लोगों से, अंडर प्रिविलेज लोगों से, अ, अगर आप अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बदकलामी करते हैं तो आखिरकार नुकसान आपको पहुंचता है, क्योंकि बदमज़गी आपको होती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब बिल्कुल बंदा तो अपनी किस्मत को रोता धोता कहीं मुंह उठा के चला जाता सह है, जाता है वो। आपको तकलीफ होती है। वो मैं इस बारे में बड़ा मुतफक्र होता हूँ कि अ, मेरा तर्ज अमल जो है वो सही होना चाहिए, वरना मुझे तकलीफ। इनर इनर सेटिस्फेक्शन जो वो कैसे हो, किसी के लिए नहीं करते, ये आप अपने लिए करते हो। अपनी जात के लिए। बहुत और खूबसूरत। फिर इसमें एक मुफ्त चीज है नींद। यानी जी। कोई खर्चा नहीं आता, ट्रू। वॉक पे भी कोई खर्चा नहीं आता। अगर आप बिल्कुल मतलब ये पैदल चले तो ये मुफ्त है, कोई पेट्रोल की महंगाई भी इसको मुतासर नहीं करती। बिल्कुल। बल्कि जो सारी चीजें आपने बताई सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारी पॉजिटिव रहना या खाना है थोड़ा वो कॉस्ट जी। है उसकी, सस्ते वाला खाना, महंगे वाला खाना नहीं। अगर आप दाल जी रोटी खाते हैं तो बेस्ट है, वो सिंपल फूड है। खाते हैं और मजेदार भी है। मैं आपको बताऊं कि साइंटिफिक तजर्बात किए गए हैं, ये दाल सब्जी और अजनास है, ये ज्यादा मजा देती हैं बनिस्बत मटन के और चिकन के और गोश्त की बिल्कुल दूसरी जो इकसाम है उनकी। तो बिल्कुल। कसम वाली बात तो नहीं, थोड़ा बहुत तो मटन आप ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। इतदाल के साथ आपने। ये है कि ये ऐसे थोड़ा सा जी। जैसे कि आज से 50 साल पहले रिवाज था। हम्म। एक है कि चाय कॉफी से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नींद को बहरहाल डिस्टर्ब करती है। अगर आप दोपहर जी के बाद चाय कॉफी पियेंगे, जी। रात आपकी नींद में इंक्रोच करेगी चाय कॉफी, और अगर सोने को दिल नहीं चाहेगा, आपकी विल टू स्लीप बहुत कमजोर होगी। और विल टू स्लीप अगर ना हो तो सोना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे माँ बाप बच्चों को सुला रहे होते हैं तो बच्चे जो है मुश्किल में फंसे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। sleep चाहिए, और उसके लिए कुछ थकावट चाहिए, उसके लिए कुछ सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है।
फिर एक अच्छा दिन गुजारना, प्रोडक्टिव दिन गुजारना बहुत जरूरी है। और वही तो आजकल तो ये फैशन बन चुके हैं ना, लोग रात को खाने के बाद चाय जो है वो पीते हैं कि जी बस हम लोगों की आदत बन चुकी है। तो बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि कोई तुक नहीं है कि रात को लोग कॉफी पीते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आजकल के डेफिनेटली। दिनों में कुछ इवनिंग लाइफ पाकिस्तानियों की थोड़ा ठीक हो गई है, हाँ जी। यानी आजकल कुछ ठीक हो गई है, लेकिन बिल्कुल। पहले तो बहुत ही बुरा हाल। ज्यादा बुरा हाल था। सर हम अपने आखिरी सवाल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुझे आपके टाइम का भी एहसास है। हम लोगों की जिंदगियों में गुस्से ने बहुत ज्यादा हमें डोमिनेट किया हुआ है, एंगर। और जो हमसे मैनेज नहीं हो पाता, इवन कि अगर आप किसी गाड़ी वाले को कोई हल्की सी साइड भी करवा जाएं या अगर जानबूझ के ना भी हो तो आपको या तो घूर के वो साहब जरूर देखेंगे, नहीं तो तीन चार बातें तो जरूर सुना देते हैं। तो स्टूडेंट्स में, हमारी यूथ में, बच्चों में, बड़ों में जो एंगर का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम कैसे और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं? तो पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर अ, इंसान के अलावा एक जानवर भी जरूर होता है जो हम चाहे तो पहचान सकते हैं। जी। और बाज़ लोगों के अंदर तो एक जानवर नहीं होता बल्कि पूरा चिड़ियाघर इकट्ठा किया होता है। ज्यादा जानवर होते हैं। इंसानों के दिमाग में जानवरों का दिमाग की हेरिटेज में मिला हुआ है। अगर इंसान के दिमाग को स्टडी किया जाए तो उसमें दरिंदों का और परिंदों का और जमीन पे रेंगने वाले और डसने वाले जानवरों का दिमाग भी पाया जी। जाता है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर वो मौजूद है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये ट्रू। गुस्सा जो है वो एनिमल ब्रेन से आता है, हम्म। और ह्यूमन ब्रेन गुस्से को काबू करने की कोशिशें करता है। बिल्कुल तो ऐसे। जानवरों के साथ जो चीज़ हम शेयर करते हैं उसमें से एक चीज़ गुस्सा और हाथापाई भी है। और अच्छा। जो चीज़ हमारे अंदर यूनिक है वो सोच विचार है और बातचीत है। बिल्कुल किसी ठीक है। दूसरे जानवर में सोच विचार और बातचीत का कोई सलाहियत नहीं है। स्तर नहीं देखते, हम्म। इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाए। हम्म। और इंसान इसलिए तरक्की कर पाया है कि वो सोचता है और बोलता है। उसके अंदर जो है वो नताइज का पहलू भी उसके जहन में आता है, तो वो उसकी बिल्कुल ज़िंदगी ऐसे। बेहतर है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी गुस्से से छुटकारा पाया होता तो होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले की निस्बत आप देखिए, पहले लोग ज़्यादा गुस्से में आते थे, पहले लोग ज़्यादा गुस्से में दूसरों को जान से हाथ धोने पड़ते थे। हम्म। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि अगर एक लड़की को दो लड़के पसंद करते थे तो लड़की कहती थी कि आपस में लड़ लो, जो बच जाएगा मैं उसको मेरा लड़का। तो ये जो पहलू है गुस्से का, आप हम्म। यूँ समझें कि ये हमारा हैवानी पहलू है। अगर हम अपने अंदर ये नज़रिया परवान चढ़ा लें हम्म। कि ये एक हमारा हैवानी हिस्सा है। हमारे और भी बहुत सारे हैवानी हिस्से हैं जो हम जानवरों से शेयर करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि खाना पीना भी हमारा एक हैवानी हिस्सा है। नस्ल इंसानी को जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, जानवर भी उसको आगे बढ़ाते हैं। जी 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 जी। हम जानवरों वाली जिंदगी के कुछ पहलू भी जरूर हमारे साथ चलते रहते हैं। लेकिन हम्म। ये जो काबिल फख्र चीज़ है अशरफुल हम्म। मखलूक़ात होने के नाते, हम्म। वो है कि हम बातचीत कर सकते हैं, हम बातचीत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी तसल्ली तशफ़ी कर सकते हैं। और बिल्कुल। लड़ाई झगड़े का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो जी। बातचीत है, क्योंकि एक्सीलेंट। आखिरकार हर लड़ाई बातचीत की तरफ ही जा रही होती है। जी 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 जी। और निगोसिएशन की तरफ जा रही होती है। ग्रुपों के दरमियान हो या लोगों के दरमियान हो, तो लोग टॉक टॉक और फाइट फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि सिर्फ टॉक टॉक करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। उससे इंसानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होते हैं। ख़ास तौर पर जो करीबी रिश्ते हैं जैसे बीवी और खामद का रिश्ता, तो उसमें लड़ाई बड़ी पॉइजनस है, वो जी पॉल्यूट कर जी। देती है बेडरूम को। ट्रू। इसी तरह माँ बाप के साथ तो झगड़ना वैसे ही कम फहमी है, क्योंकि माँ बाप तो मेहरबान लोग होते हैं, तो जी उनके साथ बिल्कुल अगर आप नहीं गुजारा कर सकते तो फिर बाकी ना मेहरबान लोगों से तो गुजारा आपका हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा तय कर लेना चाहिए, फैसला कर लेना चाहिए, एक पेपर ले लें और उस पे हम्म। उन लोगों का नाम लिखना शुरू कर दें आज से, कि हम्म। जिन लोगों के साथ आपने फैसला कर लिया है कि नहीं लड़ना। अच्छा, जबरदस्त। रोजाना कोई ना कोई इसमें एडिशन लिख करें। दें
पहले माँ बाप का नाम लिखते हैं, फिर बहन भाइयों का नाम लिखते हैं, फिर बीवी बच्चों का नाम लिखते हैं, फिर दोस्तों का लिखते हैं, फिर क्लाइंट्स का लिखते हैं। तो 100-150 बंदे के साथ अगर आप ना लड़ने का फैसला कर लें तो बाकी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, लड़ने को दिल चाहे तो क्या लड़ेंगे। कोविड के दिनों में, खास तौर पर कोरोना के दिनों में, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पोस्टपोन कर दें लड़ना भिड़ना, जब कोरोना की बीमारी चली जाए फिर शुरू कर लीजिएगा। लेकिन आजकल अपने आप को टेंशन से बचा के रखें, ताकि अगर कोरोना आपकी तरफ कहीं आए, कोरोना ने आना है, वो हम सबके पीछे, बिल्कुल ऐसे है, और कहीं ना कहीं पीछे कॉलर से पकड़ लेता है कोरोना किसी और ये उसको पकड़ता है जो उस क्राउड में, भागने वाले क्राउड में सबसे पीछे है। एक तो है किसी भी क्राउड में सबसे पीछे तो नहीं होना चाहिए, सबसे आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे होने में भी कोई थोड़ा मसला है, तो कोशिश करें कि थोड़ा तो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, इनिशिएटिव लें, स्टेप्स लें। किसी कहानी मैं सुना के तो बात जरूर। वो 2 भाई थे जंगल में, वो अपना पिकनिक मना रहे थे, तो उनका वास्ता एक रीछ से पड़ गया। भाइयों ने दोनों ने आगे आगे भागना शुरू कर दिया, रीछ ने पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, और वो मुकाबला उनका जारी था। तो जो पीछे छोटा भाई था उसने आगे बड़े भाई को कहा कि भाई जरा तेज भागो क्योंकि रीछ बहुत करीब आता जा रहा है। अच्छा। तो भाई ने कहा कि मेरा मुकाबला रीछ से नहीं है, मेरा मुकाबला तो तुमसे है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा मुकाबला जो है जी क्राउड से होता है, जिस क्राउड में हम होते हैं, और वहाँ बचाव की या सर्वाइवल की कुछ कोशिशें करने की जरूरत होती है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक जी पुराना बिल्कुल, तो हमेशा का असूल है जी, कभी भूलना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। और हम लोगों का सर एक फंड है जिसे ILM फंड बोलते हैं, UMT का। उस फंड के तहत वो नौजवान जो अपनी हायर एजुकेशन को परसू करना चाहते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनके पास पे करने की कैपेसिटी या सलाहियत नहीं होती, उनके लिए एक फ़ंड कायम किया गया है जिसके तहत उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी UMT अपने कंधों पे उठा लेती है, और उनको ऑप्शन दी जाती है कि आने वाली ज़िंदगी में जब अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे तो या आप इसको बतौर कर्ज़ हसना वापस करेंगे ताकि ये किसी और बच्चे के काम आ सके, या मुकम्मल एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में भी कुछ एक दो बातें करें जो कि हमारे इस वक्त लोग सुन सकें जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। ये आजकल दुनिया भर में इस तरह की चीजें होती हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। माशरे में और भी तंजीमें हैं जो कर्ज़े हसन की बात करते हैं। जी समझता हूँ कि ये एक नया नुक्ता है, एक नई बात है जो सरमायादाराना निज़ाम में आपको नहीं मिलेगी। अमेरिका में आपको पता है बैंकिंग का निज़ाम होता है, वो सूदी निज़ाम है, तो हमारे यहाँ ये जो कर्ज़े हसन की बात है जी, ये बड़ी कारामद बात है। ये हमें आमतौर पर ज़िंदगी में भी एक दूसरे के साथ इस तरह का रवैया रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगा कि बाज़ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, और के ऊपर कड़ी निगाह रखना भी ज़रूरी है। कहते हैं मुश्तरी होशियारबाश, वो स्टूडेंट्स को इसी उम्र में सीख लेना चाहिए कि उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी पैदा हो जाए कि वो कौन आर्टिस्ट को जरा जल्दी पहचान ले। यानी जो धोखा देने वाले लोग हैं, नौजवानों को मैं हमेशा ये कहना पसंद करता हूँ कि वो अपने अंदर वो सलाहियत और महारत पैदा करें कि कोई भी दगा देने वाला, कोई धोखा देने वाला, कोई उन्हें लूटने वाला दूर से उनकी तरफ आता दिखाई दे तो वो उसको स्पॉट कर लें और सर्च लाइट उनके ऊपर डाल के अपने आप को महफूज करें। वंडरफुल वंडरफुल। विद दैट हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम का एक एक मिनट इतना कीमती है कि जिससे मैंने बहुत सीखा, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है उन्होंने भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। और हम आपका मतलब तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक सब ऑडियंस को और हमारे होस्ट और हमारे गेस्ट को खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया और सबको खुदा।
जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।